हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीम इनसाइड क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की। प्रेजेंट और पास्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। सबसे पहले फ्यूचर का इंडेफिनिट लेके चलते हैं। फ्यूचर के इंडेफिनिट के बारे में समझेंगे। फ्यूचर के इंडेफिनिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो देखिए टेंसेज में जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग फ्यूचर जो टेंस है उस टेंस में इमेजिनरी एक्शंस जो काल्पनिक होते हैं, जो संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ या लाइकलीहुड या इंटेंशन वाले जो एक्शन होते हैं उनको दर्शाया जाता है जनरली फ्यूचर टेंस से। तो वैसे तो जनरली जो होता है प्रेजेंट और पास्ट को ही टेंस के रूप में हम देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या है हम फ्यूचर को भी अच्छे से पढ़ते हैं कि फ्यूचर में भी हो सकता है हमसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में टकरा जाते हैं। और ज़्यादातर जो अगर एग्जाम में आएंगे तो फ्यूचर का तो इंडेफिनिट से ही आता है या फिर कोई परफेक्ट के आ सकता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। चांसेस चाहे कितने भी हों, हमें सारी चीज़ें पढ़नी हैं। कई बार ऐसा होता है जहाँ से हम सोच रहे हैं चांसेस नहीं है और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठा दे और वहीं से पुट कर दे क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन पूछ ले। तो हम ऐसी कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं कि जो चांसेस हो चाहे मत हो, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन मैं आपको जनरली एक बता रहा हूँ ड्राफ्ट के रूप में, खाके के रूप में कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टेंसेज में पूछे जाते हैं। प्रेजेंट में जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, उसके बाद अपने पास्ट का हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस से भी बनते हैं, पास्ट परफेक्ट से भी बनते हैं। तो फ्यूचर का जो है इंडेफिनिट जो है उससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट के साथ। तो थोड़ा समझते हैं कि फ्यूचर के इंडेफिनिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमें क्या क्या पढ़नी है। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है फ्यूचर के एक्शन को दर्शाता है। जनरली किसको दर्शाता है, यानी कि इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ पे, फ्यूचर के एक्शन के लिए यूज किया जाता है। समझिएगा इस बात को। फ्यूचर के एक्शन के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या फ्यूचर इंडेफिनिट के कोई एडवर्ब्स होते हैं जो इसके टाइम को डिनोट करें, टाइम को दर्शाएं। हाँ बिल्कुल होते हैं। जैसे टुमारो इसका एडवर्ब है, या नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्लस कोई भी टाइम आ सकता है, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इस तरह के द फॉलोइंग डे, इस तरह के भी पूछे जाते हैं। द फॉलोइंग मंडे तो टुमारो हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम आ सकता है आपका। तो ये इसके जनरली एडवर्ब्स होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो है किसी के साथ कॉम्बिनेशन भी बनाता है। तो हाँ बिल्कुल बनाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था, कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे तब भी हमने देखा था कि ओपन जो कंडीशन थी, ओपन कंडीशन में हमने पढ़ा था कि ओपन कंडीशन में एक तरफ क्लोजेस जो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है, दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। तो तीनों बातें इंपॉर्टेंट हमने देख ली हैं। यूज इसका जनरली फ्यूचर के एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। कीवर्ड्स या एडवर्ब्स जिनको हम बोलते हैं टुमारो या नेक्स्ट प्लस फ्यूचर टाइम हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आई है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से आगे एक बार हम देखते हैं कि जो फ्यूचर एक्शन को हम फ्यूचर इंडेफिनिट से दर्शाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं कि फ्यूचर का जो एक्शन है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ दर्शाया जाता है। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है कि शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखिए शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब है, इनकी जो धारणा है वो ग्रामर तो क्या कहती है, ग्रामर ये कहती है कि आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है। आई और वी के साथ तो शैल यूज किया जाएगा और बाकी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है, बाकी सभी सेकंड पर्सन है या हमारे थर्ड पर्सन है जो भी हैं, उन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल का। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर रहे होते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज, आई और वी के साथ भी विल का यूज कर देते हैं। तो ग्रामर तो ये कहती है कि शैल आई और वी के साथ आएगा। तो जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर एक्शंस की तो हमारे मन में एक बात आती है शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये बात नहीं भूलनी है कि इन फ्यूचर के एक्शंस को हम कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं उनसे भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग
प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी फ्यूचर एक्शन को दर्शाया जा सकता है। इससे भी कोई भी सब्जेक्ट हो आपके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग, गोइंग वर्ब सिर्फ गोइंग, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला तरीका भी है इसका, अगर हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए तो ये भी फ्यूचर एक्शन को ही दर्शाता है। अगली जो हम बात करें, यदि हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दर्शाएं तो ये भी फ्यूचर के इंडेफिनिट का ये एक्शन दर्शाता है। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये सभी फ्यूचर के एक्शंस को दर्शाते हैं। यानी कि क्योंकि बच्चों को सिर्फ इतना ही पता होता है कि सर शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम फ्यूचर के एक्शन को दर्शाते हैं। शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो दर्शाया जाता है, उनके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स हम लिख रहे हैं इनसे भी हम फ्यूचर के एक्शन के बारे में लिखते हैं या फ्यूचर के एक्शन को दर्शाते हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, इसके अलावा भी देखिएगा सब्जेक्ट प्लस, इसके अलावा हम जो बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे भी फ्यूचर एक्शन को दर्शाया जाता है। तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फ्यूचर एक्शन को दर्शाते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फ्यूचर एक्शन को दर्शाते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फ्यूचर एक्शन को दर्शाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फ्यूचर एक्शन को दर्शाते हैं। देखिए नई बात चीज सीखने को मिली, इनसे भी फ्यूचर एक्शन को दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम कहें he is suffering from cancer या blood cancer, he will die, वह ब्लड कैंसर से पीड़ित है तो वह मरेगा, ठीक है ना। तो ही विल डाई जो सेंटेंस हमने यूज किया इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं ही इज गोइंग टू डाई, ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने वाला है। फिर भी हमारा सेंटेंस वही है, मरने वाला है मीन्स अभी मरा नहीं है, मरने वाला है, ठीक है ना। यानी कि फ्यूचर में होगा एक्शन अभी। अगर इसको ही इज गोइंग टू डाई की जगह हम ये कह सकते हैं ही इज टू डाई, तो इसका मतलब वह मरने को है, इसका मतलब वह मरने को है मीन्स वह मरने के करीब है, मरने वाला है ना। अगर हम इसको ये लिखें ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, तो इसका मतलब भी वह मरने वाला है, वह मरने के करीब है। ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने के करीब है। अगर इसी को हम इस तरह से लिखें ही हैज टू डाई, या कोई अलग सेंटेंस हम लिखें आई हैव टू गो टू मार्केट टुमारो, मुझे कल बाजार जाना है, तो मतलब मैं अभी गया नहीं हूँ, टुमारो की बात हो रही है तो मैं बाजार जाऊंगा। तो ये जो एक्शंस हैं इस टाइप के, इसमें तो हम हैज टू डाई नहीं कर सकते, उसको मरना है। क्योंकि ये चीज़ें समझ में आई हमारे कि हम इसको ही विल डाई कह रहे हैं तो ही इज गोइंग टू डाई, ही इज टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, ही इज गोइंग टू डाई, ही इज टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई का मतलब एक ही बात है कि वो एक्शन अभी मरने का जो काम है वो अभी हुआ नहीं है, वो अभी फ्यूचर में होने वाला है, वो अभी हुआ नहीं है। तो ये फ्यूचर एक्शन को ही दर्शा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया आई हैव टू गो टू मार्केट टुमारो, मुझे कल बाजार जाना है। अब यहाँ पे एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि हैज़ टू और हैव टू जो है, हैज़ टू और हैव टू जो है, ये हैज़ टू हैव टू प्रेजेंट में भी यूज किए जाते हैं। जब ये प्रेजेंट में यूज होंगे तो किस लिए यूज होंगे, जो वर्ब है उसको एम्फसाइज करने के लिए यूज किए जाएंगे। किस लिए यूज किए जाएंगे, एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए। वर्ब मीन्स एक्शन होता है आपका, तो एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए भी हैज़ टू हैव टू का यूज होता है। जैसे आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, यानी कि हो सकता है मेरा इंटरेस्ट ना हो इंग्लिश पढ़ाने में, या मुझसे कोई कहे ज़बरदस्ती कि यार आप मैथ्स पढ़ाओ, प्लीज़ ये पढ़ाओ, आपको पढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मैथ्स का टीचर आज नहीं है, और मैं मैथ्स पढ़ाऊँ तो मैं कहूँ आई हैव टू टीच मैथ्स, मुझे मैथ्स पढ़ानी पड़ती है। क्यों,
क्योंकि वहां पे नेसेसिटी या कंपल्सिटी दर्शाई, यानी कि एक्शन को एम्फसाइज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। तो हैज टू, हैव टू यानी नेसेसिटी या कंपल्सिटी। तो जब भी एक्शंस पे हमें नेसेसिटी या कंपल्सिटी, अनिवार्यता या बाध्यता दर्शानी होती है प्रेजेंट में, तो हम हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। समझिएगा इस बात को, अनिवार्यता, नेसेसिटी या बाध्यता हमें दर्शानी होती है, नेसेसिटी या कंपल्सिटी हमें दर्शानी होती है, तो भी हम क्या यूज करते हैं, हैज टू, हैव टू का प्रेजेंट में यूज करते हैं। क्लियर? अब हैज टू, हैव टू का यहां भी यूज हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे कल बाजार जाना पड़ेगा भी आप बोल सकते हो, या मुझे कल बाजार जाना है, या मैं कल बाजार जाऊंगा, दोनों तरह से आप बोल सकते हो, या मुझे कल बाजार जाना पड़ेगा, ये भी बात सही है। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रेजेंट में नेसेसिटी और कंपल्सिटी यानी अनिवार्यता या बाध्यता तो हम हैज टू, हैव टू के साथ दर्शाते हैं प्रेजेंट में। अगर बात होती है पास्ट की, तो पास्ट में किससे दर्शाएंगे सर हम, तो पास्ट में किससे दर्शाएंगे, तो देखिए जब बात होती है पास्ट की, कि पास्ट में हमें एक्शन को नेसेसिटी या कंपल्सिटी दर्शानी है, एक्शन के लिए नेसेसिटी या कंपल्सिटी, अनिवार्यता, बाध्यता, तो फिर हम हैड टू का यूज करते हैं, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे आई हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे, मुझे कल बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे, मतलब मैं बाजार नहीं जाना चाहता था या मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कुछ कंपल्सिटी या नेसेसिटी रही हो जिसकी वजह से मुझे बाजार जाना पड़ा। तो आई हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे, मुझे कल, बीते हुए कल बाजार जाना पड़ा, तो यानी कि पास्ट में आपके साथ एक्शन पे नेसेसिटी या कंपल्सिटी दर्शाई गई है, तो हैड टू पास्ट में। अब सवाल ये उठता है कि सर फ्यूचर में हम दर्शाएंगे, तो फ्यूचर में कैसे दर्शाएं, तो बच्चे कहते हैं कि सर प्रेजेंट में तो हैज टू, हैव टू से दर्शा दें, और फ्यूचर की जब हम बात करेंगे कि फ्यूचर में नेसेसिटी या कंपल्सिटी कैसे हम दर्शाएंगे, तो सर विल या शैल के साथ हैव टू लगा देंगे, विल या शैल के साथ हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्या आंसर आया कि सर विल या शैल के साथ हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे अगर हमें नेसेसिटी या कंपल्सिटी दर्शानी होगी तो। नहीं बच्चे, गलत बात। ग्रामर क्या कहती है कि आप विल या शैल के साथ हैव टू या हैज टू लगाने की बजाय आप सिर्फ हैज टू, हैव टू को यूज कीजिए। ये भी जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, ये भी फ्यूचर की कंपल्सिटी को दर्शाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे हैज टू, हैव टू यूज किया, समझिएगा इस चीज को। अगर मैं यहाँ पर टुमारो को मिटा देता हूँ तो ये तो प्रेजेंट का, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो ये तो प्रेजेंट की कंपल्सिटी या नेसेसिटी को दर्शा रहा है, प्रेजेंट के एक्शन को। मैंने यहाँ पर टुमारो लगाया था, तो यानी कि बात हो गई कल की, यानी कि फ्यूचर की बात हो गई, तो फ्यूचर की बात हो गई तो ये फ्यूचर के नेसेसिटी या कंपल्सिटी को दर्शा रहा है। तो यानी कि बात ये है कि हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की कंपल्सिटी या नेसेसिटी दर्शा सकते हैं, जबकि पास्ट की आप हैड टू के साथ दर्शाओगे। विल हैव या शैल या विल हैव टू के साथ नहीं दर्शाते, ग्रामेटिकली आप यूज ऐसा नहीं करते। क्लियर ये चीजें? तो यहां मैंने आपको समझाया कि किस तरह से फ्यूचर के एक्शंस को हम इन तरीकों से भी दर्शा सकते हैं। ये चीज हमारी क्लियर हुई। तो हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ होता है, बिल्कुल होता है। एग्जांपल्स के साथ अगर हम समझते हैं, इफ योर ब्रदर वर्क्स हार्ड he will get first rank in his class. If your brother works hard, यदि तुम्हारा भाई कठिन परिश्रम करता है तो वो अपनी क्लास में, उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल कर लेगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो आपकी है उसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ। मेन क्लोज में आपका शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का रैंक, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है हमें।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट की इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको समझाई। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट से क्वेश्चंस अगर आपके बने तो आपको कर देना है, इसमें कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब हम फ्यूचर का दूसरा लेते हैं। फ्यूचर का दूसरा हमारा जो आता है वो आता है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। क्या आता है? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस को हम देखते हैं। फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूस है जनरली क्यों यूज किया जाता है? कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहेगा, तो देखिए ये तो एक संभावना हो गई, ये तो एक इमेजिनेशन हो गई, कल्पना हो गई कि फ्यूचर में कोई एक्शन ऐसा है जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहेगा, इसीलिए इमेजिनरी सेंटेंसेज होते हैं फ्यूचर में। ये टेंस ही पूरा इमेजिनेशन पे डिपेंड होता है। तो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में एक्शन का प्रोग्रेस में रहना दर्शाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो हम बात करते हैं कि सर इसके कुछ, ये तो यूज़ किया जाता है फ्यूचर का यहाँ पे, तो इसके कुछ एडवर्ब्स या ऐसे वर्ड्स भी होते हैं क्या इसके? तो यहाँ पे ऐसे जनरली ऐसे कुछ वर्ड्स होते तो नहीं है, पर कई बार दिस टाइम या दिस मोमेंट, दिस टाइम या दिस मोमेंट के साथ, फ्यूचर टाइम के साथ दिस टाइम या दिस मोमेंट जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए सी विल बी रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स टुमारो दिस टाइम या दिस टाइम टुमारो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस लिया सी विल बी रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर दिस टाइम टुमारो या टुमारो दिस टाइम। तो यहाँ पे शैल बी विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर दिस टाइम टुमारो, इस तरह से हो सकता है फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में। और कुछ खास इसमें होता नहीं है। जो शैल का यूज जहाँ पे हो रहा था, शैल का यूज आई और वी के साथ हो रहा था, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल भी उसके साथ आ जाएगा, और बाकी विल किसके साथ आ रहा था, उसी के साथ विल भी आ जाएगा। दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, शैल भी और विल भी। तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन या किसी नेम के साथ विल भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो विल बी, और आई और वी जो है उनके साथ शैल भी आ जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इसी तरह की बातें होती हैं और कुछ इसमें खास होता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के परफेक्ट की। फ्यूचर का परफेक्ट, कि फ्यूचर के परफेक्ट का यूज कहाँ होता है। जब हम फ्यूचर के परफेक्ट के यूज की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर, यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे। कई बार इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत चांस बनते हैं क्वेश्चन आने के। तो एक्शन, इस तरह के एक्शंस जो फ्यूचर में कंप्लीटेड हो चुके हों वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं सर इसके कुछ एडवर्ब्स होते हैं क्या। इसके कुछ एडवर्ब्स होते हैं बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई प्लस फ्यूचर टाइम यूज किया जाता है, और टिल प्लस फ्यूचर टाइम भी आ सकता है, टिल प्लस फ्यूचर टाइम भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के इसमें यूज किए जाते हैं एडवर्ब्स। अब इसके बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। इसका कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ। किसके साथ होता है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। अब हम इसके देखिए बाई प्लस फ्यूचर टाइम कैसे इसमें एडवर्ब्स आते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि they will have finished their project work, they will have finished their project work by next Monday। तो यहाँ पे बाई प्लस फ्यूचर टाइम आ गया, बाई नेक्स्ट मंडे, और शैल हैव विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। फ्यूचर परफेक्ट की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? शैल हैव और विल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट वर्क, बाई प्लस फ्यूचर टाइम आ गया। टिल प्लस फ्यूचर टाइम भी आ सकता है, टिल नेक्स्ट मंडे, टिल नेक्स्ट मंथ, टिल नेक्स्ट संडे, इस तरह के आपके एडवर्ब्स इसमें आ सकते हैं। अब इसके कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है ये मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था तो उसमें भी बताया था
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बिफोर या व्हेन लगा के किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बिफोर या व्हेन लगा के फ्यूचर परफेक्ट भी लगा सकते हो, प्रेजेंट का परफेक्ट भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए सी विल हैव प्रिपेयर्ड लंच बिफोर हर हस्बैंड रीचेज या कम्स होम। ठीक है, देखिए विल हैव, सी विल हैव प्रिपेयर्ड सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, सी विल हैव प्रिपेयर्ड लंच बिफोर हर हस्बैंड कम्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही यस। तो यानी कि ये वाला पार्ट आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, ये वाला पार्ट आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पे शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आपका फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाता है। अगर आपके एग्जाम में एरर दे दे, यहाँ पे एरर दे दे सी विल हैव या सी हर हस्बैंड केम, और आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है, पास्ट का इंडेफिनिट नहीं आता, या फ्यूचर का इंडेफिनिट भी नहीं आता। फ्यूचर का इंडेफिनिट भी नहीं आता, फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट का इंडेफिनिट आता है, पास्ट का भी नहीं आता, फ्यूचर का भी नहीं आता। तो यहाँ पे अगर केम दे दे तो एरर इसमें होगी केम में, तो यहाँ पे आना चाहिए हर हस्बैंड सिंगुलर है तो कम्स आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे फ्यूचर परफेक्ट से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, उसको एक बार समझिए कि एग्जाम्स में कई बार बाय द टाइम दिया होता है, क्वेश्चंस में कई बार बाय द टाइम अगर दे दें तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बाय द टाइम के साथ बाय द टाइम के साथ में अगर पास्ट का इंडेफिनिट है, कौन सा है पास्ट का इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि बाय द टाइम दिया गया है और बाय द टाइम के जस्ट साथ में पास्ट का इंडेफिनिट है, तो उसके साथ वाली दूसरी जो क्लोज होगी, बाय द टाइम के जस्ट साथ वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में होगी, और दूसरी जो क्लोज जुड़ी होगी उसी सेंटेंस में वो होगी आपके पास्ट के परफेक्ट में। किस में होगी? पास्ट के परफेक्ट में। लेकिन दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, यदि बाय द टाइम के जस्ट साथ वाली क्लोज प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हो, किस में हो? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हो, तो दूसरी जो क्लोज होगी वो आपके फ्यूचर के परफेक्ट में होगी। किस में होगी? फ्यूचर के परफेक्ट में। यानी कि बाय द टाइम के जस्ट साथ वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो फिर दूसरी वाली जो क्लोज है वो पास्ट के परफेक्ट में होगी, ध्यान रखना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि बाय द टाइम के जस्ट साथ वाली क्लोज आपके पास्ट के प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस, तो उसके साथ में जो दूसरी क्लोज है वो फ्यूचर के परफेक्ट में होगी। फ्यूचर का परफेक्ट मीन्स शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रहेगी दोनों चीजें, दोनों बातों को समझिएगा। बाय द टाइम के जस्ट साथ पास्ट इंडेफिनेट है तो दूसरी तरफ आपके पास्ट परफेक्ट होगा, लेकिन बाय द टाइम के जस्ट साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो दूसरी तरफ आपके फ्यूचर का परफेक्ट होगा। हुई चीज क्लियर? अब इसको मैं एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सी विल हैव submitted his college fees. She will have submitted his college fees by the time, sorry, her college fees by the time her college opens. देखिए यहां पे बाय द टाइम आया और बाय द टाइम के जो साथ वाली जो क्लोज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो दूसरी वाली जो क्लोज आपकी हो जाएगी, तो दूसरी वाली क्लोज आपकी हो जाएगी शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर के परफेक्ट में। क्लियर हुआ ये बात?
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट तो दूसरी तरफ फ्यूचर का परफेक्ट। लेकिन यदि बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनेट होता है तो क्या हो जाता है यहां पे, सी हैड सबमिटेड हर कॉलेज फीस by the time her college opened, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां पे आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और यहां बाय द टाइम के जस्ट साथ वाली जो क्लोज है आपकी वो पास्ट के इंडेफिनेट में हो जाती है। किस में हो जाती, पास्ट के इंडेफिनेट में। तो आपको समझना क्या है कि यदि बाय द टाइम के जस्ट साथ वाली क्लोज आपकी पास्ट के इंडेफिनेट में है तो दूसरी वाली आपकी पास्ट के परफेक्ट में होगी। लेकिन यदि बाय द टाइम के जस्ट साथ वाली क्लोज प्रेजेंट के इंडेफिनेट में है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में है, तो उसके दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो फ्यूचर के परफेक्ट में होगी। ये कई बार क्वेश्चंस बाय द टाइम वाले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आई थिंक 2016 और 17 के CDS का जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, जिसमें इंग्लिश 100 नंबर की अकेली इंग्लिश आती है। एरर में ये क्वेश्चन आया था, 16 या 17 में आया था, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बाय द टाइम वाली जो चीज़ है वो भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट हमारा हुआ कंप्लीट। इसके बाद आगे जो हम चलते हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं, फिर हमारा फ्यूचर भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए यूज कहां किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये क्वेश्चंस तो आपके अच्छे से समझ में आ गए। मैं चीजें आपको वही बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सी, जो आपने अगर पढ़ी भी हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी तो आपकी कुछ भी चीज़ें नहीं रह जाती हैं। और बिल्कुल वहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लास्ट जो हमारा है फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें और चीज़ें निकल के सामने आएंगी, तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये जो पॉइंट्स या रूल्स जो पढ़ रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्वेश्चंस पे हमें अप्लाई करनी है। क्लियर। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं इसका, वो एक्शंस जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होंगे और फ्यूचर में ही जारी रहेंगे, बिल्कुल इमेजिनरी या काल्पनिक है। यानी कि उस टाइप के एक्शन जो फ्यूचर में ही शुरू होंगे, अभी शुरू नहीं हुए हैं, फ्यूचर में ही शुरू होंगे और फ्यूचर में ही जारी रहेंगे। तो एक्शंस स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर but sorry and in progress in future। फ्यूचर में ही वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होते हैं और फ्यूचर में ही वो प्रोग्रेस में रहते हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये मे बी डेफिनेट इनडेफिनेट, तो सिंस अगर हुआ तो मतलब डेफिनेट अगर हुआ तो सिंस, और इनडेफिनेट अगर हुआ तो फोर। वैसे जनरली फ्यूचर में फोर ही यूज किया जाता है, ऐसा माना जाता है ग्रामर के अकॉर्डिंग कि फ्यूचर के जो टाइम है वो कोई डेफिनेट नहीं है, तो जनरली फोर का यूज होता है। हो सकता है कहीं पर आपको सिंस का भी देखने को मिले, तो ये कोई कन्फ्यूजेबल चीज़ नहीं है। ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें देखिएगा ऐसा कोई इसके कीवर्ड्स या एडवर्ब्स या ऐसे कोई कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है खास इसके, ना तो कुछ खास एडवर्ब्स हैं ना कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। यूज़ मैंने आपको इसका बताया। अब आपको इसको थोड़ा सा पहचानना कैसे है वो चीज़ें ध्यान रखना है। देखिएगा तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर सिंस प्लस फोर, इसमें क्या होता है इसमें समझते हैं पहले। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फोर प्लस टाइम तो होगा ही होगा, सिंस फोर प्लस टाइम आएगा, और साथ ही साथ में इसमें बाई प्लस फ्यूचर टाइम और लगा होगा, और जनरली वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है बाई प्लस फ्यूचर टाइम। हो सकता है सेंटेंस के बाद में आए, लेकिन जनरली स्टार्टिंग में होता है बाई प्लस फ्यूचर टाइम और सिंस फोर प्लस टाइम। अब सवाल ये उठता है कि सर तीनों में
तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बाई प्लस सिंस फोर प्लस फ्यूचर टाइम लगा होता है। सॉरी, बाई नहीं, सिंस फोर प्लस फ्यूचर टाइम लगा होता है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा अंतर होता है बच्चे, समझिएगा। सिर्फ सिंस फोर प्लस टाइम अगर हो, सिर्फ सिंस फोर अगर टाइम हो तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। किसका होता है? प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है बच्चों। लेकिन अगर सिंस फोर प्लस टाइम तो है ही है, साथ में बिफोर या व्हेन लग के पास्ट टाइम, बिफोर या व्हेन लग के पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट टाइम जुड़ा हो, पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट टाइम जुड़ा हो तो वो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ आया? तीसरी चीज, अगर सिंस फोर के साथ टाइम लगा हो और बाई प्लस फ्यूचर टाइम जुड़ा हो, देखिए तीनों में सिंस फोर के साथ टाइम लगा हो और बाई प्लस फ्यूचर टाइम जुड़ा हो, सिंस यहाँ पे सिर्फ सिंस फोर प्लस टाइम, यहाँ पे सिंस फोर प्लस टाइम के साथ बिफोर या व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टाइम जुड़ा होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिर्फ सिंस फोर प्लस टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंस फोर प्लस टाइम के साथ बाई प्लस फ्यूचर टाइम जुड़ा आएगा तो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर किसका हो जाएगा बच्चों? फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ आई ये चीज? तो कई बार ये चीज़ें उठती है कि सर तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस फोर प्लस टाइम आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन होने की तो ज़रूरत है ही नहीं, समझिएगा। सिर्फ सिंस फोर प्लस टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर सिंस फोर प्लस टाइम के साथ बिफोर या व्हेन लग के पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टाइम जुड़ा हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर सिंस फोर प्लस टाइम के साथ बाई प्लस फ्यूचर टाइम जुड़ा हो तो आपका वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम एक लेके समझते हैं थोड़ा सा। दे विल हैव बीन टेकिंग इंग्लिश क्लासेस for next few days by next month। समझिए इस एग्जाम्पल को। they will have been taking English classes for next few days by next month। अब यहाँ इसको समझिए, आ गई वही चीज जो हम समझा रहे थे, सिंस फोर प्लस टाइम के साथ बाई प्लस फ्यूचर टाइम, आ गई वही चीज। यहाँ पे देखिएगा वही चीज आई सामने। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई टेकिंग इंग्लिश ट्यूशन, फोर प्लस टाइम और बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई प्लस फ्यूचर टाइम और सिंस फोर प्लस टाइम। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें। और इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन होती हैं। क्या होती हैं? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अब शैल हैव बीन कहाँ आती है सबको पता है, आई और वी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन या कोई भी नेम के साथ विल हैव बीन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इस तरह की कन्फ्यूजन्स जो हैं आपके होती है, तो वो कन्फ्यूजन हमने क्लियर करा दी है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है आपके, सिंपली इस तरह के सेंटेंस होते हैं आपके, सिंस फोर प्लस टाइम या बाई प्लस फ्यूचर टाइम लगा होगा। तो ये अपना बच्चों फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट होता है। तो इसके साथ ही हमारे टेंस हो गए पूरे। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई इशू हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछना है तो बेफिक्र होकर हमसे क्वेश्चन पूछें, आप कमेंट करें, हमसे जुड़े रहें। आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको इनकी तीनों जो टेंसेज हमने कंप्लीट किए हैं, अब इनका लास्ट के कंक्लूजन की जो ये क्लास है, हो सकता है अगर इनमें कोई ऐसी चीज़ें हों जो बची हों या कुछ है तो हम देखते हैं। अगर कुछ हुआ तो अगली क्लास में, नहीं तो फिर इन्हीं पे बेस्ड आगे की क्लासेज में हम कुछ एक्सरसाइज इन पे बेस्ड हम आपको कराने वाले हैं। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ, जब तक इन पॉइंट्स को, इन रूल्स को हम समझ रहे हैं, जो अच्छे से समझ में आई है, आई होप, जब तक इनको हम क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होंगी बच्चों।
है ना। तो आप भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए और हम भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। देखिए सक्सेस जो मिलती है वो दोनों तरफ से मिलती है, टीचर अपना बेस्ट देता है, तो साथ ही ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स भी अपना बेस्ट दें। स्टूडेंट्स जब अपना बेस्ट देंगे तो असली जो रोल होता है किसी भी कामयाबी में, जो सबसे बड़ा जो योगदान होता है, सबसे बड़ा जो रोल होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। हम टीचर तो सिर्फ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, या जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको चीज़ें समझा सकते हैं। वो चीज़ें समझनी आपको है, दिमाग में आपको बिठानी है, एग्जाम्स में अप्लाई आपको करनी है, क्वेश्चंस में अप्लाई आपको करनी है। एग्जाम्स में आप बैठोगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन सही या गलत आप करोगे, जो मार्क्स आएंगे वो आपके आएंगे और सक्सेस मिलेगी वो भी आपको मिलेगी। हमें खुशी होती है जब कोई भी बच्चा अगर सफल होता है और उसकी सफलता में अगर थोड़ा सा भी हमारा उसके मार्गदर्शन में 1% भी योगदान होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। आपको सफलता की जितनी खुशी होती है, समझिए कि हमें भी ऐसा ही लगता है जैसे हम खुद कामयाब हुए हों, जैसे हम खुद सफल हुए हों। बहुत खुशी होती है हमें भी, ठीक है। तो हमारे टेंसेस जो कंप्लीट हुए, तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे आगे की आने वाली क्लासेस में। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।